सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ बेहद ही दिलचस्प और मशहूर कलाकार जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के विभाग झा की, जो अपने उल्टा गाने और शायरी के लिए मशहूर है। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हमने सुना है कि आप उल्टा गाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक शौक ही है बचपन से। जो हमारे घर में बड़े जितने भाई लोग हैं वो सब बहुत अच्छा गाना गाते रहे हैं। तो हम लोग जब शादी ब्याह में इकट्ठा होते थे तो फिर रात को थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए सीधा गाना तो बहुत हो जाता था, तो फिर वो जो थकान है उसको दूर करने के लिए इस तरह का एक मस्खरा, एक प्रयोग चलता था। और फिर वहीं से हमने भी अपने भाइयों को देख करके उल्टा गाना शुरू किया। जी, उल्टा गाने आप कुछ मुखड़े सुना दीजिए, कुछ मुखड़ा, कुछ अंतरा। जैसे एक गाना जो जिससे शुरुआत हुई थी और भाई लोगों ने ही उसको शुरू किया था, कि वो गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अब इसे उल्टा सुनिए। याक आहू राते दावा, वो मसक वो दाराई, गाले भूल दी सजी नदी में तू, वो नदी गीत जिनकारी खिया नदी गाहो, याक आहू राते दावा। बहुत ही खूब। आप सिर्फ हिंदी गाने ही गाते हैं कि और भी कोई दूसरे लैंग्वेज में उल्टा गाना गाते हैं? गाना तो हिंदी में ही संभव है, क्योंकि अंग्रेज़ी का उतना कोई अभ्यास कभी है नहीं। हिंदी गाने सुनते रहे तो गज़ल भी कोई, जैसे अच्छे गज़ल का भी याद आ जाए, जगजीत सिंह साहब के या कोई और, या सुरेश वाडेकर या किसी का भी, तो उनको भी प्रयास करते हैं और एक मुखड़ा का भी सुना देते हैं किसी के कहने पे। इस तरह का होता है। हमने सुना है कि आप शायरी काफ़ी करते हैं और शायरी के लिए आप मशहूर हैं, और सुना है कि 24 घंटे आप शायरी लगातार कर सकते हैं। वो तो कभी दोस्तों की ज़िद हो जाती है और बैठते हैं तो दोस्त यार चाहते हैं कि उनको सुनाएं, उनका ख्याल रखें। तो मुझे पापा जी भी कविताएं लिखते थे, शायरी भी करते थे, और हमने बचपन से उनके साथ ही कवि सम्मेलन में जाकर के शायरों कवियों को सुना, तो एक आदत सी बनी हुई थी। और फिर बहुत पढ़ते लिखते भी थे, मज़ा भी आता था, अच्छा भी लगता था, तो वो एक आदत थी। मैंने कुछ शेर जो मुझे बहुत याद आ रहे हैं, एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक शेर याद आया कि किया निगाह ने पीछा जिधर गए हम तुम, किया निगाह ने पीछा जिधर गए हम तुम, वही हुआ कि ज़माने से डर गए हम तुम, हमारा प्यार भी एक रेत का घरौंदा था, चली जो तेज़ हवाएं बिखर गए हम तुम। जी, आपकी शायरी तो काफ़ी खूबसूरत है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, संविधान, हमारी आज़ादी का दिन है, इस पर आप क्या कुछ शायरी संयोग सुना दीजिए। से मैं एक बार विदेश प्रसारण सेवा के इंटरव्यू में आकाशवाणी दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ स्वर परीक्षण में हमें भी कुछ नाटक के अंश, कुछ कविताओं की पंक्तियाँ और शायरी को बोलकर पढ़ के सुनाना था, क्योंकि वो स्वर परीक्षण में सभी चीज़ों की परीक्षा लेते हैं। उच्चारण कैसा है आपका, मेलोडी कैसी है, उतार चढ़ाव कैसा है। तो उसमें एक शेर आया था, वो देशभक्ति से संबंधित ही था, लोकतंत्र पर केंद्रित था। शेर यूँ था कि जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत की जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत की जिसमें, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि उल्टा गाना आप मशहूर है, आपका नाम ही उल्टा गाने पर ही जाना जाता है। विभाग झा जो है वो उल्टा विभाष गाना, मेरा नाम है। विभाष, जी विभाष आपका नाम है। विभाष झा जो है वो उल्टा गाना के लिए मशहूर हैं और शायरी भी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जब आपको शायरी और गाना रुकना पड़ा हो जिस टाइम? जी, मैं ये तो कहूँगा कि शायरी कविता ने हमें बचा के रखा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में संघर्ष चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जो कविता या साहित्य है वो आपको तब बचा लेता है जब आप निराश हो जाते हैं कभी। जैसे कि मुझे नीरज की एक पंक्ति याद आ रही है कि छुपकर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर जैसे भीगी आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। तम की उम्र बढ़ाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के मिट जाने से जीवन नहीं मरा करता है।
आप कब से गाना गा रहे हैं? कौन सी उम्र से आप गीत गाना शुरू किए? बड़े भाई लोग तो समझे कि उसमें 8-10 साल के रहे होंगे और मैं 6 साल 7 साल का था। तो जब शादी ब्याह का मौका आता था सब भाई लोग इकट्ठा होते थे, तो वो लोग तो उसमें उल्टा गाना अभ्यास से कर रहे थे। उनको देख कर के फिर हमने भी सीखा और हमने भी शुरू किया। तो भाइयों का ही है जो कुछ मिला है। बहुत ही एक काबिले तारीफ़ है कि आप 6 साल की उम्र से आप गाना गा रहे हैं। शायरी आप कब से कर रहे हैं? शायरी का शौक़ आपको कैसे जब आया? हमारे पापा जी कविताएं लिखते थे, हम लोग डोंगरगढ़ में रहते थे, तो पापा जी अपने साथ कवि सम्मेलन में हमको लेके जाते थे। मैं, मेरे बड़े भाई परितोष और मेरी छोटी बहन दर्शिका, तो हम तीनों जाते थे। और पापा जी का जब नंबर आता था कवि सम्मेलन में, तो हम लोग उनकी डायरी लेके बैठे होते थे, जो रंजीत हॉल था डोंगरगढ़ का वहाँ। और नीरज जी को हमने वहीं सुना, हमने संतोष आनंद जी को वहीं सुना, हमने किशन सरोज जी को वहीं सुना। और वो बचपन से कवि सम्मेलन की जो आदत थी उसी ने हमें कविता और शायरी की तरफ मोड़ दिया। और पापा जी खुद भी लिखते थे, तो हम जब स्कूल में भाषण देते थे तो पापा जी की कविताओं का इस्तेमाल करते थे। आप कभी ऐसे कवि सम्मेलन में किए हैं शायरी? मैं वैसे तो कवि सम्मेलन में कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कविताएं लिखता हूँ वो मेरी डायरी में है। कुछ 1-2 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ जो मेरी अपनी लिखी हुई कविताओं में से है। जैसे कि सागर जैसा कहना था, एक लंबी गज़ल की कुछ लाइन अपनी याद आई मुझे। सागर जैसा कहना था पर बूंदों जैसी बात हुई, सागर जैसा कहना था पर बूंदों जैसी बात हुई, सदियों उनका रास्ता देखा तो पल भर की मुलाकात हुई। एक और शेर याद आया कि तुमसे जो मेरी रोज़ एक बात हो जाती है, तुमसे जो मेरी रोज़ एक बात हो जाती है, इस बात की खुशी में फिर रात हो जाती है। वाकई आपकी शायरियाँ बहुत ही क्रिएटिव हैं। और सर आपको पुरस्कार भी मिले हैं। आप चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार से जी, एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए ऐसा मौका लगा कि जैसे कुछ थोड़ा जो रचनात्मक या शोध अध्ययन हो, या ग्रामीण क्षेत्रों की किसी विषय पर रिपोर्टिंग करने की बात हो, या अपने प्रदेश की कला संस्कृति जीवन शैली पर कुछ लिखने की बात हो, तो मेरे एक अग्रज मित्र हैं अश्विनी कुमार दुबे जी, जो अच्छे कवि साहित्यकार हैं। अब तो वो पन्ना में रहते हैं, इंजीनियर थे, रिटायर्ड हो गए। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत प्रेरित किया और कहा कि जब ये चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार का आवेदन निकल रहा था तो मुझे कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। ये केवल एक नदी नहीं है जिसका पानी हम पीते हैं, बल्कि ये यहाँ की संस्कृति की धरोहर भी है और जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है एक तरह से। तो अगर नदी को केंद्र में रख के अगर हम कोई शोध अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने फिर मुझे एक शीर्षक दिया कि जल, जीवन और संस्कृति की त्रिवेणी महानदी। तो इस पर मुझे चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप काम करने को मिला था। आपको चंदूलाल चंद्राकर के सिवा और भी पुरस्कार मिले हैं, जी। इस पर आप क्या कहना हैं? जी, वो दिल्ली में कुछ जो संस्थाएं हैं जो रिसर्च बेस्ड स्टडी को प्रमोट करती हैं, तो ऐसे 2004 में मुझे नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया का एक नेशनल फेलोशिप मिला था, जिसमें मैंने गांव की महिलाओं पर जो रिपोर्टिंग की थी। पंचायत में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, जनपद में, ज़िला पंचायत में, वो क्या करती हैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए, उनको अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की समस्याओं की कितनी जानकारी है, इस पर हमने जो रिपोर्टिंग की तो उस पर मुझे एक फेलोशिप मिली थी। फिर 2006 में भी एक अवार्ड मिला जब माखनलाल विश्वविद्यालय ने हमें छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का शोध करने का काम दिया। और फिर 2008 में फिर ग्रामीण पंचायत की रिपोर्टिंग पे एक पुरस्कार मिला जो सरोजनी नायडू राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान था। फिर 2010 में हमें सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक पुरस्कार होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, वो किताब लिखने पर मिलता है। तो मैंने जो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का इतिहास एक प्रयास किया था, एक सामग्री संकलन है, कोई साहित्य लेखन नहीं है, लेकिन अकादमिक जैसा काम है, वो कोर्स जैसा काम है, तो उस पर मुझे एक पुरस्कार मिला। इस तरह से 4-5 पुरस्कार दिल्ली में या कुछ फेलोशिप दिल्ली में मिले, तो वो एक काम करने का अवसर था। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतने सारे पुरस्कार से नवाजा गया है। आपने किताबें भी बहुत सारी लिखी। इन्हीं फेलोशिप और रिसर्च के दौरान जो किताब लिखी, जैसे कि महानदी पर एक शोध अध्ययन किया था, वो भी फिलहाल प्रकाशित नहीं है। फिर एक छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का जो इतिहास लिखा था 2006, 7, 8 में, तो बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी से वो किताब के रूप में प्रकाशित हुई। फिर एक छत्तीसगढ़ पर एक सामान्य ज्ञान की किताब थी, समग्र छत्तीसगढ़, तो वो भी हमने एक किताब लिखी जो कोर्स में पढ़ने के लिए काम आती है। और एक रायपुर का इतिहास भी हमारे से एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है, शोध अध्ययन करके उसका अनुवाद किया हुआ है, तो उसको भी अपडेट करने का काम बाकी है। आगे और प्रयास करते
करते हैं कि चूँकि मैं पत्रकारिता का प्राध्यापक हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे कोर्स की अच्छी किताबें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जनसंचार, जनसंपर्क, पत्रकारिता, इन विषयों पर अच्छी किताब लिखने की आवश्यकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी पत्रकारिता करने की ज़रूरत है और किताबें भी। इसमें जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आते हैं। कभी कभी हमारे जो परिजन होते हैं वो हमें रोकते हैं कि आप गाना नहीं गाना चाहिए या शायरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में इन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मेरे घर में तो बहुत अच्छा माहौल था। मेरी नानी बहुत अच्छा गाना गाती थी, मेरी अम्मा बहुत अच्छा गाना गाती थी। मेरे घर में सब भाई लोग जितने हमारे चचेरे में मेरे भाई हैं, सब बहुत और अच्छा ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, कराओके सिंगिंग करते हैं। कुछ लोगों के तो स्टार मेकर में भी सैकड़ों गाने पड़े हुए हैं। तो वो भाइयों ने हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे अपने छोटे भाई भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी, उनका ग्रुप है सिंगिंग का, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो हमारे यहाँ तो माहौल ही है गीत संगीत शायरी कविता का। जैसे आप बोल रहे हैं कि माहौल ही है, तो आपने पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाई, आपकी धर्मपत्नी आई और आपके बच्चे भी हैं, तो क्या वो आनंद लेते हैं आपकी? जी, निश्चित रूप से। मेरे बच्चे तो अभी कथक भी सीख रहे थे, डांस भी करते हैं, तो उनको भी आजकल तो यूट्यूब से बच्चे वैसे भी सीख जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जब कभी मैं कहीं गाना गा रहा होता हूँ, प्रोग्राम्स में जाता हूँ कहीं, तो बच्चे आके अपने आप स्टेज में डांस शुरू कर देते हैं। और अच्छा ये है कि वो भले उस गाने को न जाने हो पहले, लेकिन रिदम से अपने आप को मैच करके वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उन्हें भी बहुत पसंद आता है कि हम गा रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। आप हिंदी ही गीत गाते हैं और पुराने गीत गाते हैं, तो अभी के जो गीत आ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ना, एक तो सुनने का मौका नहीं मिलता नए गानों को, अभी व्यस्तता बहुत रहती है काम की। तो कहते हैं कि वो जो पुराने गाने थे, जब अपन पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो अपने आप को रेडियो सुनते सुनते सब याद हो जाते थे, तो अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था कि याद करना है, वो चल रहे होते थे। आजकल उस तरह के गाने चलते नहीं हैं। अब तो नए गाने हैं लेकिन उनको सुनने का मौका नहीं मिल पाता है। जैसे टीवी है लेकिन टीवी नहीं देख पाते, काम कर रहे होते हैं। तो अब दूसरी व्यस्तताएँ हैं ना, अब जिम्मेदारियाँ दूसरी हैं, तो जो पहले का याद है वही सब अब सुनाते हैं। जी, अभी के जो युथ हैं, आजकल के युथ हैं, वो पुराने गाने सुनना पसंद नहीं करते, तो क्या आपके गाने वो सुनते हैं? असली में बात यह है, नए पुराने की बात नहीं है। जो अच्छे सुर का गाना होगा ना, चाहे वो अभी का ही क्यों ना हो, अभी का भी आप राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना सुनिए तो बहुत मेलोडियस गाना है। आप कुमार शानू का गाना सुनिए, आप सोनू निगम साहब का गाना सुनिए, सुरेश वाडेकर को सुनिए, शान को सुनिए, और अरिजीत सिंह को सुनिए, कितना बढ़िया गाते हैं अरिजीत सिंह। तो कोई भी व्यक्ति जो मेलोडियस गा रहा है, हमें वो अच्छा लगता है। आज का और पुराना नया कोई बात नहीं है। जो संगीत का शौकीन होगा ना, हर अच्छे गाने को पसंद करेगा। मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि बात वही है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जी, बहुत खूब। अभी के जो गाने हैं उसमें आप कुछ मुखड़ा और अंतरा सुना दीजिए हमें। जैसे एक गाना याद आया, वो सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारें, गाना अभी चलता है, 2-4 साल पहले का ये होगा, तो उसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, एक मुखड़ा गा देता हूँ बस। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल के मेरे राज तुम्हारे। अभी से उल्टा सुनिए। नो सुना मर मर गसन की ये रे नामी, छकु भी है ना है गे यारे भातो, जा से लदी घेरे में बखारे भातो, बखारे भातो। बहुत खूब। आप वाकई उल्टा गाना काफ़ी खूबसूरती से गाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमेशा से कलाकारों की एक शिकायत रही है, ज़्यादातर जो आप जैसे कलाकार हैं जो बाहर गाते हैं, स्टेजों पर गाते हैं, उनकी शिकायत रही है सरकार से कि सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। ये तो एक शौक, मनोरंजन का काम है। मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम तो उससे चल ही रहा है। जो मेरा घर है उससे तो चलता है। ये तो क्या होता है ना कि मतलब जब आप थक जाते हैं तो जो कला है ना, वो कोई आवश्यकता नहीं है समाज की, घर की, परिवार की। कला आपको जीने का एक सलीका सिखाती है। आप जब थक जाते हैं तो आपको फिर से उत्साह में
एक टॉनिक का काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम अकेले घर से निकलते हैं और बाइक चलाते हुए अपने दफ्तर पहुँच रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, तो जो रास्ते का जो 20 मिनट का समय है वो एक बढ़िया सा गाना गुनगुना लिया, कोई गज़ल कोई शायरी कर लिए, अपने आप को ही सुना लिया, तो मज़ा आ जाता है। जी, अभी 15 अगस्त आ रहा है, इस पर कुछ आप देश प्रेम का गीत हमें सुना दीजिए। वो एक याद आया जो मतलब बिस्मिल साहब का ये शेर है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था सुख दुख सहकर, लेकिन वो हमारे लिए मर गए तो आज हम आज़ाद हैं। एक शेर याद आया आज़ादी से ही संबंधित कि बाद मुद्दत के मिले हैं आज हम सब दीवाने, कहने सुनने को हैं कितने ही अफसाने, खुली हवा में पहले ज़रा सांस तो ले लो, फिर कब तक रहे ये आज़ादी न जाने। जी, अभी का जो युथ है, आज का जो युथ युवक लोग हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो गीत गाते हैं, जो शायरी करते हैं? ये लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं और हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत स्मार्ट होती है, बहुत तेज़ होती है। मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, तो हम जो नहीं करते थे 10 साल में, हमारे बच्चे वो काम 8 साल में 6 साल में करते हैं। इसी को तो इवोल्यूशन कहते हैं कि हर नई पीढ़ी अपने पीछे पीढ़ी से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फोकस और ज़्यादा काम करने वाली, ज़्यादा डिलीवर करने वाली, ज़्यादा परफॉर्म करने वाली होती है। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं, तभी तो समाज बेहतर से और बेहतर की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मैं तो देख रहा हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों के साथ काम करना। मैं कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, नए बच्चे मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सोशल मीडिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी का जो यूथ है वो सोशल मीडिया में ही है, मोबाइल में ही लगा रहता है। पेरेंट्स का भी शिकायत रहता है कि वो मोबाइल पर ही लगे होते हैं, तो उनका जो एक गीत है, आप शायरी करते हैं, तो क्या वो सोशल मीडिया से कर रहे हैं? नेचुरली, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय की सच्चाई है, और ये बताऊं, भविष्य का मीडिया सोशल मीडिया ही है। भविष्य में आपको इसी से काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, यदि इसको सोशल मीडिया में डाल दिया जाए तो शायद अगले 10 मिनट में ये पूरी दुनिया के कोने तक पहुंच सकता है। इतनी बड़ी ताकत को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अखबार, टीवी, रेडियो में ये बात नहीं है जो सोशल मीडिया में है। तो ये जो इसका प्रभाव क्षेत्र है, इसकी जो व्यापकता है, इसकी जो मतलब एक पूरी दुनिया में छा जाने की इसकी जो सलाहियत है, जो क्षमता है, इसका उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें और इसका बेहतर इस्तेमाल करें लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, एक हम किसी जो बहुत छोटे कलाकार हैं उसको हम यूट्यूब पे कहीं सुन रहे थे या हम सोशल मीडिया में सुन रहे थे, वो गाना गा रहे थे, मेरे नैना सावन भादो, बहुत बढ़िया गा रहे थे। शायद मतलब इसी से घर चलाते होंगे वो, जो कहीं चौक चौराहे पे गाते हैं ना हारमोनियम लेकर के। उनकी बुजुर्ग पत्नी भी गा रही थी। मुझे लगा ये मैं उल्टा गाना गाता हूँ, ये सीधा कितना बढ़िया गा रहे हैं। मैं उनसे प्रभावित हुआ, फिर मैं उनको रोज़ सुनता हूँ कई बार। जैसे आपने बात छेड़ ही दी है, मेरे नैना सावन भादो, वो सुना मैंने, तो ये गीत उसको भी उल्टा कर देते। चलिए कोई बात नहीं, ये सीधा गाना तो बड़ा अच्छा है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब इसे उल्टा सुनिए। रे में नाने नव सादो भा, रफी भीरा में नम सायाप, रफ़ी भीरा में नम सायाप। बहुत खूब। आपके कोई ऐसे पसंदीदा कलाकार हैं जो आपको बेहद पसंद हो और जो जिनको आप सिर्फ फॉलो करते हो, निरंतर फॉलो करते हो? मैं कोई एक कलाकार का नाम तो नहीं लूँगा। मैं मुकेश साहब, रफ़ी साहब, किशोर साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले और जितने नए पुराने गायक हैं, सबको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा एक ही पसंद का एक जो पैमाना है, अगर वो गाना सुर में है तो मुझे अपने आप पसंद आएगा। मैं इस बात को बहुत अपने लिए एक पैमाना बना कर रखता हूँ। चाहे वो सुखविंदर साहब का ही गाना क्यों ना हो या अरिजीत सिंह का ही गाना क्यों ना हो, सुर में है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी रोना आ जाता है, अगर कोई अच्छा सुर लगा दे, कोमलनी, तीव्रमा लगा दे तो रोना आ जाता है। अभी के जो शायर हैं और जो सिंगिंग कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी नए शायरों को भी खूब सुनता हूँ। जैसे मैं अबरार काशिफ हैं, एक अमरावती के शायर हैं, चिराग जैन हैं, उनको मैं सुनता हूँ, तहजीब हाफ़ी हैं, उनको सुनता हूँ, और
अज़हर इकबाल साहब हैं, उनको सुनता हूँ, और भी नए लोग हैं जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जो कला है वो कभी मरती नहीं है। पुराने लोग जाते हैं, दृश्य से ओझल होते हैं, तो नए लोग उनकी जगह ले लेते हैं, और कोई कम नहीं है। अच्छी बात है कि इतनी शायरी होने के बाद अभी भी शायरी में, संगीत में कितना नयापन बाकी है। आप अगर सारेगामापा देखें, इंडियन आइडल देखें, तो 7 साल के बच्चे जो हिंदी नहीं जानते बढ़िया गा रहे हैं। मलयाली बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, असमी बोलने वाले, गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी का गाना गा रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो हम तो उनके मुरीद हैं, उनके प्रशंसक है, यही आपसे कहेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के जो युद्ध हैं वो हिंदी गानों को गा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरती से गा रहे हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित थे विभाष झा सर, जो उल्टा गाना और शायरी के लिए काफ़ी मशहूर है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। जी नमस्कार।